Good morning. Chapter 5, Admission of a Partner. In previous class, we have learned about treatment of goodwill. Today we will discuss about treatment of reserve and accumulated undistributed profit and losses. If at the time of admission of a partner, balances in reserve and accumulated profit and losses exist in the balance sheet, they are transferred to old partner's capital account. मीन्स एडमिशन के टाइम पे जब कोई पार्टनर न्यू एडमिशन होता है उस समय में जब हमारे पास रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बैलेंसेस यदि बैलेंस शीट में दिए हुए हैं दे आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमें उसको ओल्ड पार्टनर्स को के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है. अब समझना आपको, बैलेंस शीट में यदि हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में यदि हमें लायबिलिटी साइड या असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए हैं या रिजर्व दिए हुए हैं तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा और वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है और किस रेशियो में ट्रांसफ़र होता है, ये हमें समझना है. कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन यदि इन केस फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में. इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अब बैलेंस शीट में जो चीज़ दी है वो हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन यदि कोई चीज़ दी है तो एडमिशन जब नए पार्टनर का हुआ तो नया पार्टनर तो अभी आया और ओल्ड पार्टनर जो है वो बिजनेस को रन कर रहे थे. तो जब एडमिशन होता है ना तो हम सारी चीज़ें न्यू स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं. तो बैलेंस शीट में भी यदि रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस दिए हैं तो उनको हमें ख़त्म करना होता है पहले, क्योंकि नया वर्क स्टार्ट करना है. क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है. They are transferred to the old partner's capital account because they had been set aside out of profit earned or loss incurred in the period before the partner was admitted. वो पहले वाला जो रिजर्व और प्रॉफिट लॉसेस जो बैलेंस शीट में दिए हैं उनको इसलिए सेट कर लेते हैं दोनों क्योंकि वो उस समय का है जब एडमिट हो रहा है पार्टनर, उसके पहले का. वो कौन से टाइम पीरियड का है? जब पार्टनर एडमिट होता है उसके पहले का प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो बैलेंस शीट में है, इसलिए वो पहले ही उसे सेट कर लेते हैं. एज अ प्रिंसिपल द न्यू पार्टनर शुड नॉट बी पुट ऑन एडवांटेज और डिसएडवांटेज. इसलिए पहले वाले पीरियड का है तो दोनों ओल्ड पार्टनर्स का है. न्यू पार्टनर जो है वो अभी आ रहा है तो वो इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसको कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज उसका इस रिजर्व का या प्रॉफिट और लॉस का नहीं मिलेगा उसे, है ना. क्यों? क्योंकि ये उस टाइमिंग पीरियड का है जब वो दोनों पार्टनर थे, एडमिशन के बिफोर का. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस, कितने टाइप्स ऑफ रिजर्व है और वो कौन से साइड होता है तो क्या एंट्री बनती है, ये हमें देखना है. टाइप्स ऑफ रिजर्व: जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व. प्रॉफिट एंड लॉसेस. बैलेंस शीट में यदि लायबिलिटी साइड लिखे हैं तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए प्रॉफिट है. कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए लॉसेस है ना. अब हमने शुरू से ये पढ़ा है कि लायबिलिटीज जो है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस में होती हैं. लायबिलिटीज जो है वो क्या होती है? लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. ठीक है. लेकिन यदि लायबिलिटी साइड है तो ये क्रेडिट बैलेंस में है और हमारे लिए ये प्रॉफिट है. लेकिन यदि असेट साइड है
तो इनका बैलेंस जो है वो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे फिर, लॉस। ठीक है, ये दोनों चीज आपने पहले 11th में भी पढ़ी है अच्छे से। तो लाइबिलिटीज में यदि रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेस का बैलेंस है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट, और असेट्स में है तो हमारे लिए लॉसेस। अब यदि हमारे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में यदि लाइबिलिटी साइड रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस आते हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, और एसेट साइड आते हैं तो क्या ट्रीटमेंट करना है। मींस क्वेश्चन में यदि बैलेंस शीट बनी हुई दी है तो आपको लाइबिलिटीज और एसेट साइड ये दोनों चीज मिलेगी। यदि क्वेश्चन में मिलती है तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और यदि बैलेंस शीट नहीं दिया है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका ब्रैकेट में उसको लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉसेस डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, ये वहां पे सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व एज ए जनरल, किसी भी हमारे बिजनेस के किसी भी वर्क के लिए हमने जनरली जो बनाया है वो जनरल रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स वर्कमैन के लिए बनाया गया, उसको कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया रिजर्व। जैसे समझना, आप किसी वर्कर को फैक्ट्री में काम करते हुए यदि उसका कोई हाथ फ्रैक्चर हो गया या उसे कोई चोट लग गई, तो उसके ट्रीटमेंट में उसके लिए उसको जितना मुआवजा देना पड़ेगा, दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो इसलिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व मीन्स कि यदि हमने इन्वेस्टमेंट कोई हमने क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, इन्वेस्टमेंट मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो फ्लक्चुएट होता है। इन्वेस्टमेंट का यदि प्राइस हमारा कम हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था उससे हमको कम रिटर्न में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हमने इसलिए बनाया है कि यदि हमारे इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन आते हैं, यदि हमें कमी पड़ती है तो हम उस रिजर्व में से उसको फुलफिल कर पाए, है ना। देन लास्ट है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड दे आर नॉट, इतना ही पढ़ना है भाई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो फर्म की लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको इन रिजर्व्स के बारे में तो बता दिया, बट अब यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। यदि ये लाइबिलिटी साइड हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिलते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे। तो जब हमें बैलेंस शीट में रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में मिलते हैं या उनका बैलेंस हमें डेबिट साइड में मिलता है, तो अभी क्या करना है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पार्टनर का जब एडमिशन हुआ तो हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। तो जब हमारा लाइबिलिटीज़ का जो है बैलेंस क्रेडिट होता है तो हमें उसे ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट में करना होता है। कोई भी चीज़ हमें यदि क्रॉस एंट्री करनी होती है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस यदि क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट, और वो ट्रांसफ़र किसको होगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किस में, ओल्ड रेशो में। किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में वो ले जाएंगे। ठीक है, यदि फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट, जनरली हमारे पास यही वाला चीज़ आता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से जनरल रिजर्व यदि लाइबिलिटी साइड है तो सेम ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व को भी हमें ख़त्म करना है, वो क्रेडिट बैलेंस में होता है तो उसको हमको डेबिट में डालना होगा, और वो ट्रांसफ़र किसको होता है, ओल्ड पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशो में। सेम वर्कमैन कंपनसेशन के लिए भी सेम, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, अब ये जो हमने 4 एंट्रीज करी है, इनकी अल्टरनेटिव एंट्री भी हम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी जो है रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉसेस ये किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और इनके बैलेंसेस को हम क्रेडिट से डेबिट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमको ख़त्म करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूट किसको हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो इनकी एक अल्टरनेटिव एंट्री हम बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि क्वेश्चन में 2-3
रिजर्व दिए हैं या इन सब दिए हैं तो आपको एंट्रीज करनी है, नहीं तो जो दिया है उसकी एंट्री आपको करनी है। पर करना क्या है कि जो क्रेडिट बैलेंस है उसको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट को डेबिट में डालना होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अभी हमने यहाँ पर जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेस जो लायबिलिटीज में होती है डेबिट बैलेंसेस में, उसको तो हमने कर दिया जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। लेकिन ईपीएफ का क्या? तो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो फर्म की लायबिलिटी होती है और वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में नहीं होती, क्योंकि वो ईपीएफ है। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय को मिलने वाला प्रोविडेंट फंड। अब ईपीएफ मीन्स कि 2 पार्टनर थे तब भी वो एम्प्लॉय है, और यदि 3 पार्टनर हुए तो भी एम्प्लॉय हो, तीसरा पार्टनर एडमिशन ले रहा तो भी एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय को मिलने वाला प्रोविडेंट फंड है और फर्म की वो लायबिलिटी है, इसलिए ईपीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझने की है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने किसी स्पेसिफिक पर्पज से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है ना, मैंने आपको समझाया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स कि यदि किसी एम्प्लॉय को, यदि आपको कंपनसेशन, किसी वर्कर को आपको कंपनसेशन देना पड़ गया है, यदि आपको देना है, यदि ऐसी कंडीशन आ गई कि किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को लग जाती है या उसे कोई, उसका कोई आपकी फैक्ट्री में वर्क करते करते एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में आप जो भी उसका अमाउंट देना होता है उसके लिए, वो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से निकाल के देते हैं, है ना। सपोज कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो है 20,000 और उस एम्प्लॉय को आपको रिजर्व में से 5,000 निकाल के देना पड़ा। तो हमने बनाया ही रिजर्व इसीलिए था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया किस लिए था कि यदि कंपनसेशन हमें किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को देना पड़े तो हम वहाँ से निकाल के दे सकें। तो 20 में से यदि 5,000 हमने उसको दिया, किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो गया है, कोई वर्कर को एक्सीडेंट होने पे दिया, तो 20 में से वो 5 माइनस होने के बाद वो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि 20,000, क्योंकि रिजर्व जिस वर्क के लिए बनाया है उसको तो वो फुलफिल करेगा ही करेगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, यदि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की नीड लगती है तो रिजर्व में से पैसा निकाला जाएगा और जितना निकाला जाएगा वो माइनस किया जाएगा, देन उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ईपीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि ईपीएफ प्रोविडेंट फंड जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, वो लायबिलिटी होती है फर्म की, हैंस दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, इसलिए वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। वो फर्म की लायबिलिटी होती है। वो 2 पार्टनर हो तब भी उसकी लायबिलिटी है, और यदि 3 पार्टनर आए तो भी लायबिलिटी है, क्योंकि वो 2 हैं तो भी एम्प्लॉय हैं और 3 आए तो भी वो एम्प्लॉय हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में यदि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है कि यदि हमारे पास लायबिलिटी में बैलेंसेस थे तो हमने इनको, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उसको खत्म करने के लिए उसको डेबिट में डाला और वो ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन यदि असेट्स में यदि प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं तो वो हमारे लिए लॉस है ना। यदि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट से क्या समझते हैं आप? ये डीफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से डीप में समझा था। डीफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के और भी टाइप्स हैं इसमें, है ना। तो डीफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट आर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर। डीफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मीन्स कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो लंबे समय तक हमें प्रॉफिट देने वाले हैं, हमने किया तो आज है,
एक्सपेंडिचर हमने किया तो आज है, कोई ऐड हमने करवाया तो आज है, लेकिन वो ऐड सालों तक चलेगा, टीवी पर वो ऐड, न्यूज़पेपर में वो ऐड सालों तक चलेगा, उस पर खर्च तो हमने अभी किया, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, असेट्स। इसलिए हम उसे कहाँ लिख रहे हैं, असेट्स। ठीक है, अभी हमारे लिए वो लॉस है, लेकिन वो है क्या हमारे लिए एक्चुअली, असेट्स। तो लंबे समय तक वो चलने वाला है, लेकिन वो रिटर्न ऑफ कब होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो हर साल रिटर्न ऑफ होता है। मतलब यदि 1 लाख का आपने एक्सपेंसेस किया 5 ईयर तक के लिए, तो 20,000 पर ईयर में माइनस होते हैं, है ना। ये तो मैंने अभी आपको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाया, क्योंकि आप 11th क्लास से 12th क्लास तक आते आते डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भूल गए होंगे डेफिनेटली, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, और इस तरह के डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमारे लिए हमारी असेट्स होते हैं, क्योंकि वो हमें लंबे समय तक फायदा देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक्सपेंसेस भी होते हैं, इसलिए हमको उसको रिटर्न ऑफ करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस का यदि बैलेंस हमारे पास असेट्स में है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारे पास असेट्स में है, तो असेट्स का बैलेंस हमारा हमेशा क्या होता है, असेट्स का बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए अब हम उसे खत्म करने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हो जाएगी कि जो हमें खत्म करना है, टू P&L अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब खत्म करना है तो अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, डेबिट से उसको क्रेडिट में लाना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि मैं इसको सिंपल वे में बताऊं तो जो भी आपके पास बैलेंसेस लायबिलिटी में है बैलेंस शीट की, वो सब डेबिट हो जाते हैं, और पार्टनर्स जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास असेट्स में कोई प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो वो सब डेबिट हो जाते हैं, और वो सब क्रेडिट हो जाते हैं, और पार्टनर जो है वो डेबिट हो जाता है। सिंपल से समझे, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज हैं, ये फैक्ट हैं, और ये आपको 5, 6 और 7 सभी चैप्टर्स में, आपको ऑल चैप्टर्स में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेंगे। इनका जो आपको ट्रीटमेंट है वो हर चैप्टर में करना है, इसलिए इन रिजर्व्स की मीनिंग अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। इन शॉर्ट मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपकी बुक में 5.44 पेज पे ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप थ्योरी को एक बार, आप जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक बार अपनी बुक के पेज पलट के उसकी थ्योरी आप पढ़ो ज़रूर। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप यदि पेज बुक के नहीं पलटाएंगे तो आपको एक बार तो अपना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तो ही समझ में आएगा आपको मतलब तब डीप में समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ तो आपको मैंने जितना समझाया उतना आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरा डीप में और पढ़ना चाह रहे हैं आप, तो आप उसको बुक में जाके ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस दिए हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको एंट्रीज की प्रैक्टिस, क्योंकि कई बार तो हमें एंट्री पूछ ली जाती है, और कई बार हमें जो है वो 8 मार्क के क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट में आते हैं कि जनरल रिजर्व दिया है हमारी लायबिलिटी साइड, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी इन एंट्रीज की। A and B are partners, एक इलस्ट्रेशन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से। A and B are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C was admitted 1/3 share in profit on the date of C's admission. The balance sheet of A and B showed a general reserve of 60,000 and balance of 20,000 in the profit and loss account on the asset side of the balance sheet. Pass necessary general entry on the treatment of this item on C's admission. AB partners हैं, 5:3 का रेशियो है, 1/3 शेयर के लिए C आया है। अब मेन बात क्या है इसमें कि जनरल रिजर्व जो है वो 60,000 है ना, और 20,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो किस साइड है, असेट साइड है। ठीक, तो जनरल रिजर्व को हमको खत्म करने के लिए अभी हमने पढ़ा है कि जनरल रिजर्व को हमें लायबिलिटी साइड होता है, तब उसका बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट।
तो हमें इसको डेबिट साइड डालना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स को उनके 5:3 के रेशो में मिलेगा। 60,000 जो है वो 5:3 के रेशो में बटेगा, तो 37,500 और 22,500। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो कहाँ है? असेट साइड है। असेट साइड है तो क्या आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स को जो है वो डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, 20,000 को वही 5:3 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस टाइप से छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एंट्रीज मतलब पास करनी है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है। और जहाँ बुक से इलिस्ट्रेशंस क्वेश्चन यदि नहीं दिए हैं तो इलिस्ट्रेशन आपको करना है। इलिस्ट्रेशन भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके। तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो टॉपिक हमने ये पढ़ा है, ये जो भी हम छोटे छोटे से टॉपिक्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सारे हमें 8 मार्क के क्वेश्चन में मिलेंगे। यदि हम किसी एक भी पॉइंट पे अटक जाते हैं, यदि हमको एक भी पॉइंट अच्छे से नहीं आता है ना, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी, हिडन गुडविल। देन अभी हम ये पढ़ रहे हैं रिजर्व और एक्यूमुलेटेड जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब हमें एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स हमें एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं। इसलिए ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स पहले आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करिए आप, और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि हम जब बड़े क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम ये बड़ा क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर पाएंगे, और उसके लिए भी शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है। हैव अ नाइस डे।